गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवार से। गर्ल्स, मैंने आपको ऊन का परसों इंट्रोडक्शन दिया था। कल ऊन की मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग बताई थी कि कैसे ऊन बनता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऊन की विशेषताएं क्या होती हैं। ऊन की सबसे पहले भौतिक विशेषता यह है कि ऊन एक प्रोटीन का रेशा होता है। प्रोटीन रेशा होता है, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, जब मैंने सिल्क पढ़ाया था, रेशम पढ़ाया था, तब मैंने कहा था वो भी एक प्रोटीन रेशा होता है। जबकि कपास जो होता है वो सेल्यूलोज का रेशा होता है, उससे सेल्यूलोज से प्राप्त होता है। इस रेशे में यह प्रोटीन रेशा था, इसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इसके अलावा हम सल्फ़र का भी पाया जाता है, और ये सभी तत्व मिलकर आपस में एक कैरोटीन नामक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगर हम सूक्ष्मदर्शी से उसको देखते हैं ऊन के रेशे को, तो ये रेशा अनियमित टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है और इसके मध्य भाग में थोड़ा सा गोलाकार और दोनों तरफ से नुकीला दिखाई देता है। इसमें अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इसमें 3 परतें दिखाई देती हैं: बाहरी परत, मध्य परत और अंत्य परत। जो बाहरी परत होती है वो हमें रेशे को सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए उसको हम सुरक्षात्मक परत कहते हैं। और इस पर छोटी छोटी एक पपड़ी के नवान शल्क, जिसे हम कहते हैं रोएं से, वो पाए जाते हैं, जो एक के ऊपर एक चढ़े हुए रहते हैं। और ये जो बाहरी परत होती है ये रेशे को सुरक्षा प्रदान करती है, और इसीलिए इसका नाम सुरक्षात्मक परत रखा गया है। मध्य परत जो होती है वो उसके अंदर रेशे का जो होता है, उसमें अंदर जो रेशे का जो रंग होता है, वर्ण होता है, जिसे हम मेलानिन पाया जाता है, जिससे कि रेशों का रंग उसमें प्रभावित होता है। ऊन का लचीलापन, प्रतिस्कंदता, मजबूती, कोमलता, प्रत्यास्थता इसी पर ही निर्भर करती है। तीसरा और जो अंत्य परत, जो अंदर की तरफ जो परत होती है, वो कहलाती है मेडुला। ये एक गोलाकार होता है, इसके मध्य में खोखली नलिका होती है। परंतु सभी ऊनों में ये आवश्यक नहीं है कि ये अंत्य परत पाई जाए, बल्कि उत्तम श्रेणी के रेशों में ये अत्यंत कम विकसित होती है और अनुपस्थित रहती है, और निम्न श्रेणी में ये सबसे ज़्यादा विकसित रहती है। यह परत नमी को सोखने और ऊन की रंगाई में सहायता प्रदान करती है। अगर हम ऊन के रेशे के व्यास की बात करें तो ऊन का रेशा 0.0005 से लेकर 0.0015 इंच तक का होता है, और ये सभी प्रकार के प्राकृतिक रेशों से मोटा होता है। जैसे चाहे कपास ले लो, लिनन ले लो, ये सबसे मोटा होता है। अच्छा, लेकिन अगर इस रेशे का जितना व्यास कम होगा उतना ही ये रेशा महीन होगा और उत्कृष्ट कोटि का होगा, और मोटा रेशा जो होता है वो निम्न कोटि का होता है। लंबाई, अगर हम ऊनी रेशे की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1 से 4 इंच तक होती है, परंतु कभी कभी ये रेशे 7 से 8 इंच तक भी पाए जाते हैं। ये ऊन की लंबाई किसके ऊपर निर्भर करती है? भेड़ की किस्म के ऊपर, उनके खान पान, प्रदेश पर, विशेष की जलवायु और स्वयं भेड़ के शरीर के विभिन्न भागों के से प्राप्त ऊन पर भी ये निर्भर करती है। वस्टेड बनाने, अगर वस्टेड मैंने कल भी बताया था, वस्टेड वो होते हैं जिनसे कि सूट बनते हैं। बनाने के लिए 3 से 4 इंच के ऊन का प्रयोग किया जाता है। चमक, भेड़ों की किस्म, जाति, आहार, स्वास्थ्य, उद्गम एवं जलवायु से ऊन की में चमक प्रभावित होती है। उच्च कोटि के जो ऊन होते हैं उनमें कम परंतु अनोखी चमक पाई जाती है, और निम्न कोटि के जो ऊन होते हैं उनमें अत्यधिक चमक व कभी कभी आपत्तिजनक भी चमक पाई जाती है। रंग, ऊनी रेशा जो होता है प्राकृतिक रूप से विविध रंगों में उपलब्ध होता है। इसका रंग मोस्टली सफ़ेद से ग्रे, भूरा और कभी कभी काला भी होता है। रेशे के मध्य में मेलानिन नामक एक रंग वर्णक पाया जाता है। ऊनी रेशों को आसानी से भी रंगा जाता है, परंतु इसे श्वेत और उज्ज्वल बनाए रखना कठिन होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर ये धूप में पड़ा रहता है और वायु के कारण भी इसमें पीले हो जाता है, अतः इनको ब्लीच करना पड़ता है, और ब्लीचिंग के द्वारा ये इनमें सफ़ेदी लाई जाती है। मजबूती, अगर हम ऊनी रेशे की मजबूती की बात करें तो ऊनी रेशा जो होता है वो निर्बल होता है। भीगने के पश्चात इसकी मजबूती 25 से 30% तक कम हो जाती है, और ऊनी वस्त्र को धोते समय इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें तनाव सामर्थ्य भी कम होता है। मतलब अगर हम इसको ज़्यादा निचोड़े करेंगे तो इसके सारे रेशे टूट जाएंगे। प्रत्यास्था मतलब अगर हमने रेशे को खींचा और वो दोबारा अपनी जगह पे आ जाता है, तो उसके साथ भी यही है कि ऊनी रेशे को अगर हम उसको खींचते हैं तो ये अपने मौलिक आकार और आकृति को प्राप्त करने का इसमें अत्यंत विलक्षण और विद्यमान गुण होता है। ये अपनी मौलिक लंबाई से 30 से 40% तक अधिक खींचे जाने तक अपनी वास्तविक स्थिति पे आ जाता है। इसलिए इसका नाप न होने के बावजूद भी ये सारे शरीर में, किसी भी शरीर में ये फिट बैठ जाता है। प्रतिस्कंदता किसे कहते हैं? हमने जिस रेशे को दबाया
और वो वापस अपनी ही आकार और आकृति पे आ गया। जबकि अगर हम कपास वगैरह के रेशे होते हैं, उनके वस्त्र होते हैं, अगर उनको हम दबाते हैं तो वो अपने दोबारा उस स्थिति पे नहीं आते, बल्कि उनमें सलवटें पड़ जाती हैं। जबकि ऊनी रेशों में सभी प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा प्रतिस्पंदकता का गुण अधिक पाया जाता है। इसलिए कितना भी अधिक दबा कर मोड़ कर रखा जाए, लेकिन खोलने के पश्चात यह पूर्वतः अपने आकार को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इन्हें बार बार इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही वस्त्र टिकाऊ बने रहते हैं, पहनने के पश्चात ये शरीर में फिट रहते हैं। आर्द्रता अवशोषकता। ऊनी वस्त्र 30% तक वातावरण से नमी सोखने का गुण रखता है। इसके बावजूद भी ये वस्त्र गीले दिखाई नहीं देते हैं। इनमें नमी का वाष्पीकरण भी शीघ्रता से होता है, अतः ये वस्त्र ठंडे प्रदेशों के लिए उपयुक्त और उत्तम रहते हैं। बर्फ़ की पहाड़ियों, हिमालय की चोटियों के आसपास रहने वाले जवान व पर्वतारोही का ड्रेस भी ऊनी वस्त्रों की कई परत में आपस में मिलाकर बनाया जाता है, ताकि वह ठंड, शीत और बर्फ़ से सुरक्षा प्रदान कर सकें। शिकन प्रतिरोधकता। ऊनी रेशे में शिकन होते हैं, परंतु इनमें शिकन प्रतिरोधी होते हैं, क्योंकि इनमें शिकन नहीं पड़ती है। क्योंकि इनमें प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता का गुण होता है, इसलिए इन रेशों में शिकन नहीं पड़ते हैं। इनको कितना ही कुचल दिया जाए, कितना ही मोड़ा तोड़ दिया जाए, लेकिन ये दबा दिया जाए, लेकिन पुरानी अपनी अवस्था में आ जाते हैं, और इस कारण ये इनमें शिकन प्रतिरोधकता होती है, और ऊनी वस्त्रों को अन्य रेशों के साथ मिलाने में यह गुण में विलुप्तता हो जाती है। सफाई और धुलाई। ऊनी रेशों में शल्कें रहती हैं, खुरदरी होती हैं, इसलिए इनके पहले धूल, कण, मिट्टी आदि गंदगी फंस जाती है, अतः इनकी धुलाई आवश्यक है, और इनमें नम्र ब्रश से इनको साफ़ करना चाहिए। और ज़्यादातर हो सके तो ऊनी वस्त्रों को ड्राई क्लीनिंग ही करनी चाहिए, और या तो इनको ड्राई क्लीनिंग करनी चाहिए, धोया जाना चाहिए, लेकिन दोनों ही विधि में इनको ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ऊनी वस्त्र में भीगने पश्चात 25 से 30% तक वह अपनी मजबूती खो देते हैं। फलतः ये इस दशा में निर्बल पड़ जाते हैं, इसलिए इनकी धुलाई जो होती है वो सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। धूप एवं प्रकाश का प्रभाव। जो ऊन का वस्त्र होता है उसके ऊपर धूल और धूप का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर ज़्यादा देर तक इनको धूप में रख दिया जाए तो वह निर्बल पड़ जाते हैं और पीले रंग के पड़ जाते हैं। इसलिए उनको जब भी सुखाया जाए उनके ऊपर एक पतला कपड़ा डाल देना चाहिए, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आए। रगड़ का प्रभाव। अगर ऊनी वस्त्रों को हम धोते हैं, अगर उनको रगड़ करते हैं तो वह रेशे को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए इनको रगड़ कर कभी भी नहीं धोना चाहिए। और गीली अवस्था में तो इनका रेशा बहुत ही निर्बल हो जाता है, इसलिए इनको रगड़ने से और क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसलिए ऊनी रेशों को हल्के हाथों से दबा दबा कर धोना चाहिए, और धुनाई प्रक्रिया भी शीघ्रता से की जाए तो उत्तम रहता है। फिर सूखे ताप का दबाव। अगर ऊनी वस्त्रों को सूखे ताप का बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनके ऊपर सीधी कभी गर्म इस्त्री नहीं करनी चाहिए। इनके ऊपर एक हल्का सा सूती कपड़ा डाल के फिर इस्त्री करनी चाहिए, क्योंकि रेशे जलते तो नहीं है, लेकिन नौ हटने के पास ये स्वयं ही बुझ जाते हैं और सिरे से गोल बीड बन जाती है और जलने वाली गंध आ जाती है। जैसे पंखे जलता है वैसे ही इसमें गंध आने लग जाती है। फफूंदी का प्रभाव। अगर ऊनी वस्त्रों को फफूंदी आक्रमण नहीं करती, लेकिन अगर ज़्यादा दिन तक इनको नमी में रखते हैं तो ये इनमें फफूंदी लग सकती है। इसलिए इनको जब भी हम ऊनी वस्त्रों को संग्रहित करें तो इनको अच्छी तरह से सुखा कर और इसको अखबार में लपेट के और इनको लपेट जाना चाहिए, और नेपथलीन की गोलियाँ, ओडोनिल, नीम की कड़वे पत्ती डाल के इनको हमें सुखा देना चाहिए, और इनको फिर उसके बाद इनको हमें संग्रहित करना चाहिए। ऊष्मा के चालक होते हैं। ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अतः सर्दी में त्वचा को गर्म रखते हैं। इसलिए सर्दी में पहाड़ी इलाकों में एवं ठंड के प्रदेशों में उपयुक्त एवं उत्तम रहते हैं। ऊनी रेशों में इतने सारे वो रहते हैं, ऊपर से शल्क रहते हैं, लहरें रहती हैं, जिससे इसमें हवा फंसकर छोटे छोटे जेबों की जैसी रचना करती है, और ये हवा की जेबें ऊष्मा कुचालकता में अवरोध उत्पन्न करती हैं और वस्त्र में ऊष्मा प्रदान करने का गुण देती है। जिन ऊनी रेशों में जितनी अधिक लहरें और शल्कें पाई जाती हैं वह उतने ही गर्म होते हैं। मेरिनो ऊन में सबसे ज़्यादा लहरें व शल्कें पाई जाती हैं, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। लटकनशीलता। ऊन में लटकनशीलता का गुण पाया जाता है। यह गुण उसकी प्रतिस्कंदा, प्रत्यास्था, लोच और कोमलता के कारण होता है। अपने इसी विलक्षण गुण के कारण ऊन कई मानव निर्मित रेशों से भी अधिक लटकनशीलता होता है। नमदा बनाना। ऊनी रेशों से नमी, गर्मी व दबाव के संपर्क में आकर आपस में जुड़ जाते हैं, वे नमदे का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को नमदा बनाना कहते हैं। ऊनी रेशों में उपस्थित शल्कें अत्यधिक नमी एवं गर्मी में फूल जाते हैं, दांतें खुल जाते हैं, फलतः रेशे आपस में फंसकर एक दूसरे से अच्छी तरह से मुड़ जाते हैं। ऊन के इस अनूठे और विलक्षण गुण के कारण इन्हें कई उपयोगी वस्त्र जैसे कालीन, जूते, टोपी, दरी आदि के बनाए जाने के में काम आते हैं।